अनिका शर्मा ने डॉक्टर लैंड्रे को फ़ोन करने का फैसला किया और उनसे पूछा कि दिन कैसा रहा और वे पुणे कब जाने का इरादा रखते हैं। लेकिन उनका फ़ोन बंद था। उन तक पहुंचने में सक्षम न होने पर उन्होंने रूपा का नंबर डायल किया ताकि उनसे पूछा जा सके कि क्या वह उनके साथ हैं। रूपा खुश थी जब उसने अनिका शर्मा का कॉल देखा। उसने फ़ोन उठाया। उसने और उसकी दोस्त ने औपचारिक अभिवादन का आदान प्रदान किया और अनिका शर्मा ने उससे पूछा कि वह कहाँ है। रूपा मुस्कुराई और कहा कि वह और कहाँ हो सकती है, घर पर ही होगी। तभी अनिका शर्मा ने उससे पूछा कि किसके घर पर, अपनी माँ के साथ या डॉक्टर लैंड्रे के साथ। दोनों दोस्तों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। डॉक्टर लैंड्रे की जगह पर होने के जिक्र से उन्हें अपराधी महसूस हुआ। उन्होंने डॉक्टर लैंड्रे के साथ अपने ब्रेकअप के बारे में अनिका शर्मा को नहीं बताया था। उन्हें पता था कि वे कब शुरू हुए थे, लेकिन लगता है उन्हें यह नहीं पता है कि वे अलग हो चुके हैं। क्या इसका मतलब है कि डॉक्टर लैंड्रे ने भी उन्हें नहीं बताया? वे दोनों अपने रिश्ते की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्हें अंधेरे में क्यों रख रहे हैं? रूपा ने उदास आवाज में जवाब दिया, मैं अपनी माँ और भाई के साथ अपने घर पर हूँ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे भर रहा गांव फिर से छेदा जा रहा हो। अनीका हैरान थी। रूपा के जवाब देने से पहले इतनी देर तक खामोशी क्यों थी? क्या उनमें फिर से डॉक्टर लैंड्रे से अनबन हो गई है? अनीका शर्मा ने समझाया, मैंने डॉक्टर लैंड्रे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनका सेल फोन बंद आ रहा था। इसलिए मैं तुमसे पूछने वाली थी कि क्या तुम उनके साथ हो, लेकिन चूंकि तुमने कहा कि तुम अपने परिवार के साथ घर पर हो, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। रूपा ने ठीक है कहा, वह इस समय उनके साथ नहीं है। वह उनका मोबाइल नंबर कोशिश करती रह सकती है। डॉक्टर लैंड्रे अपना सेल फोन बंद नहीं करते, सिवाय बैटरी खत्म होने की स्थिति में। अनिका शर्मा ने ठीक है कहा। उन्होंने कहा कि वह उनसे संपर्क करने की कोशिश करती रहेगी। फिर अनिका शर्मा इस बार चुप हो गई। अनिका शर्मा ने पूछा, मुझे कुछ बताओ रूपा, क्या तुम लोगों में फिर से अनबन हो गई? उन्हें उम्मीद थी कि वे दोनों एक दूसरे को समझेंगे और जल्दी शादी कर लेंगे। रूपा ने जवाब नहीं दिया। वह सिसकने लगी और अनिका शर्मा ने उन्हें धीमी आवाज में सिसकते हुए सुना। वह जानती थी कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका शर्मा ने पूछा, क्या हुआ? अगर उन्होंने फ़ोन नहीं किया होता तो ना तो रूपा और ना ही डॉक्टर लैंड ने उन्हें कुछ बताते। कोई आश्चर्य नहीं कि बाद वाले ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। रूपा ने रुक रुक कर और सिसकते हुए कहा, उस घटना के बाद से हम साथ नहीं हैं अनिका। डॉक्टर लैंड ने ब्रेकअप कर लिया, या मैंने अपने तरीके से ब्रेकअप कर लिया, जिस पिछली घटना के कारण उनकी असहमतियां हुई थी। लेकिन उन्होंने उस शाम डॉक्टर लैंडे को फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है, या कुछ ऐसा ही। कुछ दिन पहले उन्होंने डॉक्टर लैंडे के साथ दोपहर का भोजन किया था और उन्होंने कहा था कि उनका रिश्ता ठीक है, जैसा होना चाहिए। क्या डॉक्टर लैंडे उन्हें चिढ़ा रहे थे? वह वास्तव में उनसे बातें छिपा रहे थे? वह दिखावा कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि उन्हें रूपा के साथ उनके रिश्ते की स्थिति का कोई अंदाजा नहीं है। अनीका गुस्से में आ गई। मैं उन दोनों को हल्के में नहीं लेने वाली थी। क्या वे उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं? वे उन्हें अंधेरे में कैसे छोड़ सकते हैं? अनीका शर्मा ने फ़ोन पर चिल्लाया, तुम मुझे अभी क्या बता रही हो रूपा? इतने लंबे समय से चीज़ें खराब हो गईं और तुमने मुझे अंधेरे में रखा। रूपा ने थूक निकला। रूपा ने बचाव किया, मुझे लगा कि डॉक्टर लैंड्रे तुम्हें बताएंगे कि यह सब कैसे हुआ। मैं खुद हिम्मत नहीं कर पाई तुम्हें बताने की। अनीका शर्मा ने पूछा, तुम्हें लगा? रूपा, तुम्हें लगा? हाँ। वह रुक गई। रूपा महसूस कर सकती थी कि अनीका शर्मा डॉक्टर लैंड्रे की तुलना में उनसे ज़्यादा नाराज है। रूपा ने विनती की, मुझे माफ़ करना अनीका। वह उस दिन अनीका शर्मा से मिलने गई थी और उन्होंने उन्हें शांत होने और डॉक्टर लैंड्रे से बात करने के लिए राजी किया था। उन्हें सलाह के अनुसार करने की बजाय उन्होंने विपरीत किया। उन्होंने अपने गुस्से और ईर्ष्या को खुद पर हावी होने दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। वह खुद को फिर से उनसे कुछ कहने के लिए तैयार नहीं कर सकी और उनके अहंकार ने उन्हें डॉक्टर लैंड्रे के पास जाकर माफ़ी मांगने नहीं दिया। क्या तुम मेरी दोस्त भी हो? तुम दोनों मेरी बुद्धिमत्ता के साथ मजाक कर रहे हो। तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी और डॉक्टर लैंड्रे भी नहीं कहेंगे। जब तुम्हारा रिश्ता शुरू हुआ था तब मैं तस्वीर में थी, लेकिन जब तुम दोनों ने अलग रास्ता तय करने का फैसला किया, या इससे भी बेहतर एक दूसरे की कमजोरी को समझने से इनकार कर दिया,
तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं रही है ना। ये सब तुम्हारी गलती है रूपा। डॉक्टर लैंडे एक अच्छा लड़का है और उनका दिल साफ है। मैं उनके लिए गवाही दे सकती हूँ कि वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुमने उन्हें खुद से दूर धकेल दिया। तुम्हें लगता है कि उन्हें नहीं पता कि तुमने अपनी कौमार खो दी थी। तुम्हें लगता है कि डॉक्टर लैंड्रे कोई गूंगा मेडिकल डॉक्टर है। वह जानता है और उसने मुझे बताया कि वह बहुत पहले से जानता था। अगर तुम उनका दिल तोड़ती हो और उन्हें इसके माध्यम से कष्ट देती हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी रूपा। मैं कभी नहीं। अनीका शर्मा गुस्से में थी। उन्होंने रूपा को फिर से कुछ भी समझने नहीं दिया और फोन काट दिया। अगर उन्होंने उन्हें फोन करके डॉक्टर लैंड्रे के बारे में नहीं पूछा होता तो उन्होंने उन्हें खराब हुए रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया होता। रूपा खोई हुई थी। डॉक्टर लैंड्रे शुरुआत से सब कुछ जानते थे और उन्होंने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा। जितनी बार वह उनके साथ रही थी या उन्हें चिकित्सा कार्य के बारे में बात करते हुए सुना था, वह जानती थी कि वह बुद्धिमान है। लेकिन उन्हें कैसे पता चला? क्या उन्होंने किसी तरह से उनकी जांच की थी? वह जानते थे और नाराज नहीं थे, या उन्होंने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहा? क्या वह चाहती थी कि वह इतने समय से उन्हें सब कुछ बताएं? और जब वह उनके साथ सोना चाहते थे तो उन्होंने ना कह दिया। ये परेशान करने वाला है। अगर कोई और आदमी होता तो वे उन्हें अपमानित करते और इसकी बजाय उनका बलात्कार करते। वह फिर से सिसकने लगी। इसके बावजूद उन्होंने उन्हें इतनी बुरी तरह से अपमानित किया और उन्होंने उन्हें वह नहीं बताया जो वह उनके बारे में पहले से ही जानते थे। उसने बस उस दिन कॉल काट दिया और फिर उन्हें कभी कॉल नहीं किया। वह तब तक सिसकती रही जब तक कि उन्हें पर्याप्त संतोष महसूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने अनीका शर्मा को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। रूपा ने कहा, अनीका, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन मुझे ज़्यादा दोष मत देना। मैं ईर्ष्यालु थी क्योंकि मैंने उन्हें दूसरी महिला के साथ देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे वापस कॉल नहीं किया। मेरे अपमान करने के बाद वह गुस्से में थे। अगर उन्होंने मुझे वापस कॉल किया होता तो मैं माफ़ी मांग लेती और उनके साथ चीज़ें सुलझा लेती। रूपा अपने लिए बचाव की दीवार बना रही थी। अनीका शर्मा ने फटकार लगाई। क्या तुम खुद को बात करते हुए सुन सकती हो? तुम उम्मीद करती हो कि तुम्हें चोट पहुंचाने के बाद वह तुम्हें कॉल करें? तुम खुद को भगवान समझती हो, है ना? तुमने गड़बड़ी पैदा की है और तुम्हें इसे साफ करना चाहिए। पुरुषों में अहंकार होता है। अगर तुम उसे आधा भी प्यार करती हो जितना वह तुमसे करता है तो तुम्हें अपना गर्व छोड़ देना चाहिए। वह तुम्हें प्रपोज करने वाले थे, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर तुम उनसे प्यार करती हो तो जाओ और उन्हें ढूंढो और उनसे माफ़ी मांगो। दूसरी महिलाएं हैं जो उन्हें पाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने केवल तुम्हारी परवाह की और अब तुमने उन्हें निराश कर दिया है। अनीका शर्मा ने फटकार लगाई। रूपा ने ठीक है कहा और दोनों दोस्तों ने फोन रखने से पहले एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा। अनीका शर्मा को राहत महसूस हुई। हर कोई अपने रिश्ते में किसी न किसी चुनौती का सामना क्यों कर रहा है? क्या वह भी कुछ ऐसा अनुभव करेंगी जो वे अर्जुन ओबराय से अलग होना चाहेंगी? वह अब उनसे प्यार करती है और नहीं सोचती कि कुछ भी उन्हें अलग करने या उनके लिए उनकी भावनाओं को डगमगाने में सक्षम है। रूपा बिस्तर पर करवटें बदलती रही। वह डॉक्टर लैंडे को ढूंढने जाएगी, क्योंकि सारी गड़बड़ी उसी ने पैदा की है, तो उसे ही आगे बढ़कर इसे साफ करना होगा। अनीका शर्मा ने डॉक्टर लैंडे को एक संदेश भेजा। जैसे ही वे उनका संदेश देखें वह उन्हें कॉल करें। वह खुश नहीं थी। वह अपने सबसे अच्छे दो दोस्तों को प्यार में टूटते हुए नहीं देख सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने बच्चों के क्वार्टर में जाने का फैसला किया। लड़कों का जीवन इतने कम समय में बहुत बदल गया है। अर्जुन ओबराय ने उन्हें एक बहुत ही आरामदायक जीवन दिया है। वह बच्चों के लिए एक महान पिता है। काश मैं उन्हें जल्दी जान पाती। शायद उनके जीवन को अब की तुलना में पहले ऐशो आराम का अनुभव होता। अपार्टमेंट मुख्य हवेली से जुड़ा हुआ था और यह बड़ी इमारत का एक छोटा रूप था। प्रवेश द्वार से बैठक कक्ष तक सब कुछ बच्चों की चीजों और दिमाग तेज करने वाले आरेख और गतिविधि से सजाया गया था। वे अपनी नैनीस और अपने घर के मास्टर के साथ बैठक कक्ष में थे। जब अनीका शर्मा अंदर आई तो लड़के एक कंप्यूटर के सामने बैठे थे और अर्जुन से बात कर रहे थे। नैनीस खड़ी हुई और अनीका शर्मा के सामने थोड़ा झुकी। श्रीमती दया भी वहीं थी। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। छोटे मालिकों की माँ, आपका स्वागत है। अनीका शर्मा ने जवाब दिया। आप कैसी हैं श्रीमती दया? और लड़कों के पीछे खड़ी होने के लिए चली गईं। अर्जुन ओबराय ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। अभी भी बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।
श्रीमती दया ने पूछा। मैं ठीक हूँ मैडम। आप क्या पीना पसंद करेंगी मैडम? और अनिका शर्मा ने उनसे परेशान ना होने को कह दिया। वह ठीक है। लड़के अपने पिताजी से बात कर रहे थे और हर एक के सामने वनीला आइसक्रीम का एक कप था। वे एक चम्मच मुंह में डालते और अपने पिताजी के साथ अपनी दोस्ताना बातचीत पर लौट आते। लड़कों ने जल्दी बात करना समाप्त कर दिया, जबकि अनिका शर्मा ने धैर्य से इंतजार किया। जब उन्होंने समाप्त किया तो अर्जुन ओबराय ने उन्हें संकेत दिया कि वह करीब आई। उन्होंने उनसे कहा कि जब वह बेडरूम में वापस आ जाएं तो उन्हें कॉल करें। अनिका शर्मा ने ठीक है कहा और कंप्यूटर जल्दी ही बंद हो गया। लड़के अपनी माँ की ओर मुड़े और खुद को उनकी बाहों में फेंक दिया। फर्श पर बहुत सारे बच्चों के खिलौने और खेल थे। अनिका शर्मा ने सोचा कि बच्चों का अपार्टमेंट होना कैसा होता है। वे 24 घंटे निगरानी में है। उनके कल्याण के प्रभारी मास्टर वास्तव में महान काम कर रहे हैं। केवल कुछ ही बार वे अपने माता पिता के साथ खाने की मेज साझा करते हैं। उनके ट्यूटर आकर उन्हें पढ़ाते हैं और नियमित किंडरगार्टन की तरह वे परीक्षा लिखते हैं और कुछ अभ्यास करते हैं। उन्होंने उनके गोल मटोल गालों को छुआ और उनसे पूछा कि वे कैसे हैं, क्या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या वे अपने अपार्टमेंट से खुश हैं, वे अपने ट्यूटर के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। अनिका शर्मा यह देखने के लिए सवाल पूछती रहीं कि वे अर्जुन के उनके पालन पोषण के तरीके से कितने संतुष्ट थे। उन्हें मिले सभी जवाब शानदार थे। वे खुश हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास अपनी जगह है और वे अपनी मम्मी और डैडी को परेशान नहीं कर रहे हैं। अनिका शर्मा उनके साथ तब तक रही जब तक कि उनके घर के मास्टर ने यह घोषणा करने के लिए नहीं आए कि यह सोने का समय है। उन्होंने उनके हाथ पकड़े और उन्हें दुपट्टे में डाला। अपनी मम्मी की ठुड्डी पर एक हल्का सा चुंबन देने के बाद उन्होंने शुभ रात्रि मम्मी कहकर उन्हें जाने दिया। अनिका शर्मा जल्दी से हवेली गई और बेडरूम में चली गई। वह अर्जुन से बात करने के लिए उत्सुक थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस दिन बात नहीं की थी, बस उन्हें पर्याप्त महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया। जब उन्होंने उनका चेहरा देखा तो वह मुस्कुराए। अनिका शर्मा भी मुस्कुराई। दोनों प्रेमी एक दूसरे को बिना कुछ कहे बस घूरते रहे। क्या तुम कुछ नहीं कहने वाले हो मेरे प्यार? मुझसे बात करो अर्जुन। उन दोनों ने एक ही समय में बात की। इससे भी हंस पड़े। अर्जुन ओबराय ने पूछा, तुमने कुछ सेकंड पहले मुझे क्या कहा था? वह अचानक मुंह सिकोड़ते हुए बोले। अनिका शर्मा ने पूछा, तुम मेरे स्वीट, मेरे प्यार, मेरे बेबी, मेरे डार्लिंग हो। क्या मैं कहती रहूं या मुझे रुक जाना चाहिए? अर्जुन ओबराय ने जवाब दिया, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ऐसा कोई रोमांटिक किताब कहते हुए नहीं सुना था। उन्होंने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और पी लिया। अनिका शर्मा ने जवाब दिया, अरे स्वीट, नखरे मत करो। तुम जानते हो कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो और मेरा दिल केवल तुम्हारे लिए धड़कता है। अर्जुन ओबराय मुस्कुराए। वह निशब्द थे। उन्होंने उन्हें खुश कर दिया था। उन्होंने पूछा, तुम कैसी हो मेरे प्यार? अनिका शर्मा ने घोषणा की, ठीक नहीं, बस तुम्हें याद कर रही हूँ। उन्होंने अपने होठों को सिकोड़ा। उन्होंने उनकी प्रशंसा की। उनके आदमी सबसे सुंदर आदमी है जिन्हें उन्होंने कभी देखा है। अर्जुन ओबराय ने कहा, एक इच्छा मांगो मेरे प्यार। कौन जानता है कि कुछ भी हो सकता है और इच्छा पूरी हो जाए। उनके होंठ हल्की मुस्कान देने के लिए खुले। वह अगली सुबह जल्दी उड़ान भरने वाले थे और उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहते थे। क्या महीने के उस समय चांद तेज नहीं चमक रहा है? अगर वे अपनी इच्छाएं चांद से मांगती हैं तो शायद वे वास्तव में आसपास होंगे। अनिका शर्मा ने सोचा। अनिका शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा और एक शांत इच्छा मांगी। वह अपने फोन की स्क्रीन पर अर्जुन को देखने के लिए लौटी और उन्हें तकिए पर सिर रखकर लेटे हुए देखा। अर्जुन ओबराय ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास करो कि मैं करता हूँ। लेकिन उन्होंने अभी भी ये जिक्र नहीं किया कि वह कब वापस आ रहे हैं। अनिका शर्मा ने उन्हें घूर कर देखा। वह चाहती है कि वे जल्दी वापस आ जाएं। उन्हें एक अनुरोध करना है और उन्हें यकीन है कि वे उनका अनुरोध मान लेंगे। अनिका शर्मा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। तुम सबसे सुंदर आदमी हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि बच्चे हूबहू तुम्हारे जैसे दिखते हैं। मेरे बेटे भी सुंदर हैं। जब वे बच्चे थे तो लोगों को यह विश्वास करना मुश्किल लगता था कि वे मेरे बच्चे हैं। वे अपने रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं और कई लोग उन्हें उपहार देकर जाते हैं। वे प्यारे और आकर्षक लगते हैं और मैंने सोचा कि उनके पिता कौन थे।
शायद उन्हें उनके अच्छे जीन मिले हैं, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है और स्वयं व्याख्यात्मक है। और तुम मुझे बार बार तुम्हारे प्यार में डाल देते हो स्वीटहार्ट, अनिका शर्मा ने कहा और उनकी आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराई जब उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। वह प्यारी लग रही थी और अर्जुन ने उन्हें एक चुंबन भेजा। अर्जुन ओबराय ने कहा, धन्यवाद मेरे प्यार, तुम सुंदर हो मेरी वाइफी। अगर लड़के तुम्हारी तरह देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए हमेशा प्यारी और आकर्षक रहोगी। लेकिन मैं तुम्हें बच्चों के उपहार के लिए सराहना करना कभी बंद नहीं करूंगा। वे मेरे पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। मैं कभी भी बेहतर के लिए नहीं कह सकता था। मैं और बच्चे पैदा करने का इरादा नहीं रखता, सिवाय इसके कि किसी और की मांग हो। और तुम केवल एक हो जो ऐसी मांग कर सकती हो, और मैं सहमत होऊंगा। अर्जुन ओबराय ने कहा। उन्होंने जो कहा उससे अनिका शर्मा चुपचाप सिसकने लगी। अर्जुन ओबराय प्यारे और पारदर्शी हैं। वह जो कुछ भी कहते हैं वह सच होता है। काश वह उन्हें देख पाती और अपनी बाहों को उनके कंधों के चारों ओर लपेट पाती। दंपति ने अपने जीवन, बच्चों और अन्य कई चीजों के बारे में लंबी बातचीत की। जल्दी ही कॉल समाप्त हो गई और अनिका शर्मा ने खुद को रजाई के नीचे लपेट लिया। उन्होंने उस जगह पर अपना हाथ फेरा जहाँ अर्जुन ओबराय आमतौर पर सोते हैं। वह उन्हें बहुत याद करती है। जब वह वापस आएंगे तो वह उन्हें अपना शरीर देगी। वह उनके साथ अंतरंग होना चाहती है। इसके अलावा वह एक माँ है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं जाना कि किसी आदमी के साथ संबंध बनाना कैसा होता है। पहली बार जब उन्होंने ये किया तो उन्हें नहीं पता था, केवल अर्जुन ने किया। यह मज़े करना शुरू करने का समय है और उन्हें खुशी है कि उन्हें सही व्यक्ति मिला है। वह खुद को उन्हें सौंप देगी, क्योंकि उन्होंने उनकी ओर बढ़ने से इनकार कर दिया है। उस रात रीता ने जितना हो सके जूलिया ओबराय से बचने का मन बना लिया और घर पहुंचते ही खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। जब भी जूलिया बैठक कक्ष में होता था, तब से उन्होंने उसके साथ वह जगह साझा करना बंद कर दिया था। लेकिन अब उन्हें लगा कि उनका रिश्ता और जटिल होता जा रहा है। उन्हें जूलिया पर विचार किए बिना या खुद को उससे शादीशुदा माने बिना अपना जीवन जीना होगा। उन्हें उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है। उनके पास एक नौकरी है और बच्चा पैदा होने तक वह अपनी ज़रूरत की हर चीज़ का प्रबंध कर सकती है। एक बार बच्चा पैदा हो जाने पर जूलिया के सुझाव के अनुसार वे तलाक ले लेंगी और वह फिर से अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। जो भी हो, उसे बच्चे की देखभाल के लिए एक नैनी ढूंढनी होगी। वह अकेला रहना चाहता है और वह उसे वह मौका देगी। जूलिया ओबराय नहाने गए। जब वह नहा रहे थे तो उन्होंने अपनी जबरन शादी के बारे में सोचना बंद नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें यह मोड़ लेंगी, लेकिन अफसोस, उन्होंने खुद को एक कठिन परिस्थिति के बीच में पाया था। गर्भावस्था को पहले से ही कुछ महीने हो जाने चाहिए या जो भी हो, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिवाय इसके कि रीता थोड़ी गोल मटोल लग रही थी। लेकिन उनके पास इस घुटन भरी शादी से बचने का एक विचार है। वह कल रीता से अच्छे से बात करेंगे और उन्हें अपनी मांगे मानने के लिए राजी करेंगे। लेकिन एक निश्चित व्यक्ति था जो उस रात सो नहीं सका। वह बिस्तर पर एक तरफ से दूसरी तरफ करवटें बदल रहा था। विवान सिंघानिया अनिका शर्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और बाद वाली उनके कॉल का जवाब देने में रुचि नहीं ले रही थी। उन्होंने उन्हें एक संदेश भी भेजा था कि वे उस शाम उसी जगह पर मिले जहाँ वे आखिरी बार मिले थे, लेकिन वह ना तो आई और ना ही उन्होंने उनके संदेश का जवाब दिया। विवान ने उन्हें कुछ बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या वह अभी भी अतीत के बारे में सोच रही थी? क्या उन्होंने उनसे पहले ही माफ़ी नहीं मांग ली थी? उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने अतीत को पीछे छोड़ दिया होगा। इसके अलावा विवान ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वे चाहते हैं कि वे फिर से साथ आ जाएं और वे उनके बच्चों को अपना लेंगे, जैसे कि वे कानूनी तौर पर उनके हैं और उनका पालन पोषण करेंगे। विवान उन्हें केवल कुछ समय और देने और रिया शर्मा को तलाक लेने के लिए कहा था। उन्होंने वह किया और अपने सौदे का पक्ष पूरा किया, लेकिन वह उससे बात क्यों नहीं करना चाहती है? वह उसे छोड़ेंगे नहीं, सिवाय इसके कि वह उन पर विचार करे और उन्हें वापस ले ले। वह अनिका से प्यार करते हैं और उनसे फिर से शादी करना चाहते हैं। वह शादी जो उनकी सौतेली माँ द्वारा व्यवस्थित नहीं की गई थी, लेकिन वह उनसे हमेशा के लिए प्यार करना और उन्हें दुलारना चाहते हैं। इस तरह शर्मा का व्यवसाय 75% उनका हो जाएगा। वह शर्मा की बेटियों के माध्यम से अमीर और धनी बन जाएंगे। भले ही कुछ भी हो जाए और उन्हें और अनीका को तलाक लेने की ज़रूरत पड़े,
तो उन्हें व्यवसाय में उनके हिस्से का 25% हिस्सा मिल जाएगा और आखिरकार वे कंपनी के सबसे बड़े मालिक बन जाएंगे। वह जल्दी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे थे, लेकिन अगर उनका व्यवसाय ढह जाता तो उनके पास वापस आने के लिए कुछ हो। इसके लिए उन्हें शर्मा के व्यवसाय में हिस्सा लेना होगा। वह अगले दिन ओबराय ग्रुप में उन्हें ढूंढने जाएंगे। वह वहाँ काम करती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनसे बचने की कितनी भी कोशिश करे। वह उन्हें कल उनके कार्यस्थल पर देखने से नहीं रोक सकती। अपनी योजना को तैयार करके वह अनिका शर्मा के हाँ कहने का इंतजार करते हुए, ताकि वह योजनाओं को लागू कर सके, वह मुस्कुराए और जोर से हाँ भरी। उन्होंने फुसफुसाया, अनिका शर्मा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और अपनी खिड़की के पर्दे के माध्यम से पूर्णिमा के चांद के प्रतिबिंब को देखते हुए फिर से मुस्कुराए। अगली सुबह अनिका शर्मा खुश थी। जब उन्होंने कपड़े पहने और नाश्ते के लिए नीचे आई तो देखा कि लड़के नाश्ता कर रहे हैं। उनके घर के मास्टर ने उन्हें उनके साथ नाश्ता करने दिया। ये कितनी सोच समझकर की गई बात थी। जब उन्होंने उनके सामने अपनी सीट ली तो वह पूरी तरह से मुस्कुरा रही थी। लड़कों ने एक ही समय में कहा, सुप्रभात मम्मी। अनिका शर्मा मुस्कुराई और उन्हें भी बहुत सुप्रभात कहा। उन्होंने पूछा कि क्या वे अच्छे से सोए, और उन्होंने हाँ कहा। लड़के हर बार जब भी उनकी माँ को देखते थे तो उनके मन में यह सवाल आता था कि उनकी माँ हमेशा उनसे यह सवाल क्यों पूछती है कि वे कैसे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं। वे कोई शिशु या नन्हे बच्चे नहीं है जो खुद को व्यक्त नहीं कर सकते अगर उनके साथ कुछ ठीक नहीं है। जब अनिका शर्मा और लड़के खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे तभी डॉक्टर लैंड्रे अपनी नींद से जाग रहे थे। चूंकि वह अस्पताल नहीं जा रहे थे इसलिए वे आमतौर पर जितना जल्दी उठते हैं उतना जल्दी नहीं उठते। उन्होंने जमाई ली और अपने फ़ोन तक पहुंचने से पहले खुद को अपने बिस्तर पर खींचा। उन्होंने उसे चालू किया और अचानक उस पर एक संदेश पॉपअप हुआ। उन्होंने संदेश भेजने वाले को देखने के लिए फ़ोन लिया। जब उनका फ़ोन बंद था तब व्यक्ति ने संदेश छोड़ा था। उन्होंने इसे खोला और देखा कि अनिका की ओर से था। उन्होंने उनसे जल्दी से जल्दी कॉल करने के लिए कहा था। जैसे ही वह संदेश देखे, क्या गलत है, क्या सब ठीक है, उन्होंने उन्हें कॉल करने का फैसला किया। जिस चीज़ से उन्हें इस तरह का संदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया होगा वह ज़रूरी होगी। जब डॉक्टर लैंडे ने कॉल किया तो अनिका शर्मा कंपनी के रास्ते में थी। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर लैंडे का कॉल आ रहा है तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से डॉक्टर लैंडे की खुशमिजाज आवाज़ आई, हाय अनिका। वह एक खुश भावना में लग रहे थे। अनिका शर्मा ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, सुप्रभात डॉक्टर लैंडे। डॉक्टर लैंडे उन्हें देखने के लिए कहीं आसपास नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से उसकी आवाज़ से पता चलना चाहिए कि वह उनसे खुश नहीं है। डॉक्टर लैंडे ने अपने बिस्तर पर बैठकर पूछा, मैंने तुम्हारा संदेश थोड़ी देर पहले देखा है, क्या कोई बात है? उन्होंने अपनी पीठ को एक तकिए का सहारा दिया और अनिका शर्मा को क्या कहना है यह सुनने का इंतजार किया। अनिका शर्मा स्पष्ट थी, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ डॉक्टर लैंडे। मैं उनके साथ लुका छिपी का खेल नहीं खेलना चाहती थी और ना ही गोलमोल बात करना चाहती थी। डॉक्टर लैंडे ने आंखें सिकोड़ी, उनसे खुश नहीं? उन्होंने क्या किया है? रूपा के साथ उनके रिश्ते के मुद्दे को छोड़कर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने शायद क्या किया होगा जिससे वह उनसे नाखुश हो। डॉक्टर लैंडे ने पूछा, मैंने क्या किया? अनिका शर्मा ने अपनी पिछली बातचीत को याद करते हुए कहा, यह तुम्हारे और रूपा के बारे में है। तुमने मुझे पिछली बार जब हम मिले थे तो बताया था कि रूपा के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक है और ये वैसा ही हो गया है जैसा होना चाहिए। डॉक्टर लैंडे ने पूछा, तो मैंने जो कहा उसमें क्या गलत है? वह जानते थे कि वह कहाँ जा रही है। वह अपने दिन की शुरुआत रूपा के साथ अपने रिश्ते के मुद्दे से नहीं करना चाहते थे। आखिरी बात जिसके बारे में उन्होंने सोने से पहले सोचा था वह इसी बारे में थी और इसी वजह से उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। अब इसके बारे में बात करने से वह नाखुश हो जाएंगे। सब कुछ गलत है। तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुमने मुझे अंधेरे में रखा। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेल मिलाप करो और फिर से साथ रहो। कृपया डॉक्टर लैंडे चीज़ों को वापस पटरी पर लाओ। अनिका शर्मा यह कह रही थी जब डॉक्टर लैंडे ने उन्हें बाधित किया। डॉक्टर लैंडे ने विनम्रता से अनिका के अनुरोध को ठुकरा दिया। मैंने कुछ नहीं किया है। ये रूपा थी जिसने मुझसे ब्रेकअप किया। वह मुझसे ऐसा करने वाली पहली महिला है और मैं इसे नहीं सह सकता अनिका। जब एक महिला अभद्र होती है और अपने प्रेमी का अपमान करती है
तो बस शादी के बाद जब आदमी उसे नाराज करता है तो उसके दिल में गोली मारने की सक्षम होती है। यही तुम्हारी दोस्त की तस्वीर है। मुझे वह फिर से नहीं चाहिए। वह अब मेरे अतीत में है और वह वहीं रहेगी। मेरा उसके साथ रिश्ता वास्तव में खत्म हो गया है। लंबे समय तक खामोशी छाई रही। अनिका शर्मा ने कहा, हम मिलेंगे और बात करेंगे डॉक्टर लैंड्रे। डॉक्टर लैंड्रे ने जवाब दिया और फोन काट दिया। हम जब मिले तो कृपया मुझसे रूपा के बारे में बात मत करना। अनिका शर्मा हैरान थी। डॉक्टर लैंड्रे ने उन पर फोन काट दिया। ये गंभीर है। वह वास्तव में रूपा के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ओह, उनके दोस्त अलग हो गए हैं। अनिका शर्मा ने चाहा कि उनके दोस्तों के साथ ऐसा ना हो। उन्हें फिर से एक साथ लाने के लिए वह क्या करेगी? उन्हें कुछ सोचना होगा। वह दोनों को पसंद करती है और उनमें से किसी को भी देखना बंद नहीं कर सकती। वह नाखुश महसूस कर रही थी। उसी सुबह जूलिया ओबराय रीता के नाश्ते के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। वह हर सुबह अपना नाश्ता करने और जाने से पहले उनका इंतजार नहीं करते थे। जब से वह गर्भवती हुई थी तब से रीता को हर सुबह ऊब और थकान महसूस होती है। लेकिन उन्होंने खुद को स्मार्ट रखना सीख लिया है। तैयार होने के बाद वह नीचे आई और जूलिया को डाइनिंग टेबल पर देखा। उन्होंने मुंह बनाया और चिकन दलिया लेते हुए आगे बढ़ी। जूलिया सीधे मुद्दे पर आ गए। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। एक दूसरे को कोई सुप्रभात नहीं, बल्कि एक दूसरे को नजरअंदाज किया। रीता ने उनसे बात करने वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर उठाया। बिना मांग के बोलो, जूलिया ओबराय ने समझाया। मैं मुक्त होना चाहता हूँ और एक कुंवारे के रूप में अपना जीवन जीना चाहता हूँ, जैसा मैं हमेशा चाहता था। क्योंकि तुम गर्भवती हो, तुम बच्चा पैदा होने तक यहीं रह सकती हो। तुम और मैं शादीशुदा होने का दिखावा कर सकते हैं और तुम सबूत के तौर पर अपनी शादी की अंगूठी पहनोगी। लेकिन यह सब झूठा होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वकील तुमसे मिले और हमें तलाक मिल जाए। लेकिन मैं बच्चे के पैदा होने तक तुम्हारे और अजन्मे बच्चे के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का 1% देने का वादा करता हूँ, जो तुम्हारे बाकी जीवन के लिए पर्याप्त होगा। अगर तुम्हें यह ठीक लगता है तो मेरा वकील तुमसे मिलेगा और तुम जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करोगी। ये केवल हम दोनों को पता होगा। किसी और को यह पता नहीं चलेगा कि हम अपनी शादी का झूठा दिखावा कर रहे हैं। रीता अपने मुंह में दलिया ले रही थी और वह जानती थी कि वह कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कहने वाले थे। इसलिए उन्होंने नाश्ते के लिए इतनी देर तक इंतजार किया। नकली या असली शादी में क्या फर्क पड़ता है? जूलिया ओबराय एक गधा है और वह केवल वही चाहता है जो उसके लिए उपयुक्त हो। वह खुशी खुशी कागजात पर हस्ताक्षर करेगी और इस शादी के बंधन से दूर हो जाएगी, जिसे उन्होंने अपनी गर्दन के चारों ओर डाला था। रीता ने उन्हें घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही चाहते हो? और बाद वाले ने उन्हें वापस घूरा। जूलिया ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वह गंभीर थे। रीता ने जवाब दिया, ठीक है, जब तुम्हारा वकील कागजात लाएगा तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चा पैदा होने पर मैं तुमसे एक ढेला भी नहीं लूंगी। मैं तुमसे कुछ भी लिए बिना खुद की देखभाल कर सकती हूँ। रीता ने घोषणा की और अपने मुंह में दलिया लिया। जूलिया उन्हें और समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा? मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ जो तुम्हें हमेशा के लिए संभाल लेगा। वह केवल अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। अगर वह कुछ नहीं लेना चाहती तो वह जा सकती है, लेकिन वह उनसे अपना बच्चा ले लेंगे। रीता को लगा कि उनका माथा खाली हो जाएगा। वह चिंता का रवैया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके लिए उन कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गई है। अगर उल्टा होता तो उन्होंने बकवास करना शुरू कर दिया होता और उन्हें पैसा लूटने वाली कहते, जो उनके पैसे की वजह से उनके बिस्तर पर कूद गई थी। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और अपना नाश्ता करती रही। जूलिया अपने डिजाइनर सूट में शानदार दिखते हुए खड़े हुए और बाहर निकल गए। रीता ने उनकी पीछे हटती पीठ को देखा और मुंह बनाया। जब कोई आदमी किसी महिला के लिए अच्छा होता है तो वह उसे सुंदर और प्यारा देखती है। अगर विपरीत होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना महंगा पहना है। कोई भी उसका अच्छा पक्ष कभी नहीं देखेगा, केवल जूलिया का जानवर जैसा हिस्सा। जूलिया उन्हें आकर्षक और सुंदर नहीं लगते थे। उन्होंने जल्दी अपना भोजन समाप्त किया और कार्यालय चली गई। वह उस दिन कार्यालय बंद होने पर अस्पताल जाएगी
उन्होंने अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था और ना ही स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिली थी और उनका पेट सपाट होने से थोड़ा अलग लग रहा था। उनका बेबी बम जल्दी दिखाई देने लगेगा और हर कोई जान जाएगा कि वह गर्भवती है। उनके पेट में मिठास महसूस हुई कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस चीज का सामना करती है। उनके अंदर एक जीवन फल रहा है। जब अनीका शर्मा कार्यालय पहुंची तो मुश्किल से 20 मिनट हुए थे जब उन्होंने अपने दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनी। उन्होंने पूछा कि व्यक्ति अंदर आ जाए। दरवाजा खुला और विभान सिंघानिया अंदर आ गया। अनीका शर्मा ने उन्हें अंदर आते देखा और मुंह बनाया। क्या उन्होंने सचमुच को सूचित नहीं किया था कि कोई भी रिसेप्शनिस्ट से उस व्यक्ति के बारे में सूचित किए बिना उन्हें देखने के लिए प्रेसिडेंशियल फ्लोर पर ना आए? विभान सिंघानिया उनकी कार्यालय में कैसे आ सकते हैं? वह बस उन्हें घूरकर देखती रही। जैसे ही बात वाला मुस्कान के साथ उनकी मेज के करीब आया, विभान सिंघानिया ने शानदार कार्यालय के चारों ओर देखा। अनीका का कार्यालय काफी ईर्ष्या करने लायक है। ऐसा लग रहा है जैसे वह कंपनी के निदेशक में से एक है। वह कार्यालय की प्रशंसा में पूरी तरह से खोए हुए थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया जब अनीका शर्मा ने अपने फोन को रिकॉर्डिंग मोड पर कर लिया। अनीका शर्मा ने मांग की, क्या तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो या आसपास देखने? उन्होंने उन्हें मुंह बनाते हुए देखा। ये वह आदमी था जिसने बिना पलक झपकाए उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी। विमान सिंघानिया लगभग तुरंत उनकी ओर मुड़े। वह मुस्कुराए और सिर हिलाया। हाँ जरूर, उन्होंने कहा और चुपचाप अनीका के सामने की सीट ले ली। अनीका शर्मा ने मांग की, किसने कहा कि तुम मेरी सहमति के बिना मेरे कार्यालय में बैठ सकते हो? विमान सिंघानिया अनायास ही पकड़े गए। वह जम गए और अनीका शर्मा की ओर से आ रही बर्फ सी ठंडी घूरन को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें खड़ा होना चाहिए या बैठे रहना चाहिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह उनसे इस तरह बात करना शुरू करेगी। विमान सिंघानिया ने हकलाते हुए माफी मांगी। हाँ, माफ करना अगर मैं असभ्य था। वह घबराए और शर्मिंदा लग रहे थे, जबकि अनीका की आंखों से आग निकल रही थी। अनीका शर्मा ने उन पर झपट कर कहा, तुम सिर्फ असभ्य नहीं हो रहे हो, तुम अशिष्ट परिचय भी दिखा रहे हो। विमान सिंघानिया को उनके दावे का खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। उन्होंने और कुछ नहीं कहा जब तक कि अनीका शर्मा ने चुप्पी नहीं तोड़ी। अनीका शर्मा ने मांग की, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ विमान सिंघानिया? उन्होंने उन्हें उन आंखों से घूरा जो उनके प्रति उनकी नफरत और नाखुशी के स्तर को दर्शाती थी। विमान सिंघानिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिरन दौड़ गई हो। वे अचानक अनीका की घूरन से असहज हो गए। वास्तव में उन्होंने अचानक उनसे बात करने की अपनी क्षमता खो दी थी। उन्होंने उन्हें देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन उनकी ठंडी घूरन ने उन्हें गूंगा बना दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनके सवाल का जवाब क्या है और कैसे देना है। क्या यह वही अनीका शर्मा नहीं थी जिनसे उन्होंने कुछ साल पहले शादी की थी? ऐसी नाजुक लड़की जो शायद ही किसी चीटी पर कदम रख सके। उन्हें हावी होने वाला आभास कब हुआ? वह उस महिला से अलग दिख रही थी जो वह हुआ करती थी। कोई कैसे वही रूप, वही दिखावट, लेकिन एक अलग व्यक्तित्व रख सकता है? विमान सिंघानिया के मन में चल रहे भ्रम को अनीका शर्मा ने बाधित किया। क्या सोच रहे हो? अपनी झिझक को एक तरफ रखकर विमान सिंघानिया ने बात करने के लिए खुद को तैयार किया। अनीका शर्मा आखिरकार उनकी पूर्व पत्नी थी और वे उन्हें फिर से अपनी कानूनी पत्नी बनाने का इरादा रखते थे। विमान सिंघानिया ने समझाया, मैं तुम्हें कई दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ अनीका, लेकिन तुम अपना फोन नहीं उठा रही हो। मैंने तुम्हें संदेश भी भेजे हैं, लेकिन तुम ना तो जवाब देती हो और ना ही संदेश की बात मानती हो। अनीका शर्मा भावहीन बनी रही। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, मैंने तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दिया। हाँ, मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मुझे तुम्हारा कॉल क्यों उठाना चाहिए। दूसरी बात, तुमने जो टेक्स्ट संदेश भेजे, जैसे ही वे मेरे फोन पर पॉपअप हुए, मैंने उन्हें तुरंत हटा दिया। मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि तुम मुझे किसी भी कारण से परेशान ना करना। विमान सिंघानिया ने आंखें सिकोड़ी। उन्होंने सोचा, उनके मन में अभी भी उनके प्रति नाराजगी है, अन्यथा उनके ये जवाब न्याय संगत कैसे हो सकते हैं? विमान सिंघानिया ने समझाया, पिछली बार जब हमने बात की थी तब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं और रिया शर्मा जल्दी तलाक ले रहे हैं। मैं तुम्हें यह बात बताने और इस पर चर्चा करने आया था। अनीका शर्मा ने पूछा, क्या उनका आखिरकार तलाक हो गया है? और विमान सिंघानिया ने हाँ कहा, यह सोचकर कि यह खबर अनीका को खुश कर देगी। अनीका शर्मा ने मजाक में कहा, ओ, ये तुम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें नहीं पता था
कि उनके खिलाफ साजिश में शामिल साथी इतनी जल्दी तलाक लेने वाले थे। क्या उन्होंने अनिका शर्मा के साथ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद शादी नहीं की थी? उन्होंने सोचा था कि वे एक दूसरे से हमेशा के लिए प्यार करेंगे और एक साथ मर जाएंगे। अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं और वे अलग हो गए हैं। उनकी शादी बिखर गई है और उलट पुलट हो गई है। उनके सतही प्यार और शादी के इन सालों में उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। विवान सिंघानिया ने उत्साह से समझाया और मुस्कुराए। इसके विपरीत ये तुम्हारे और मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण बात है। हम अब शादी कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ एक साथ रह सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं कानूनी तौर पर उनका पिता बनूंगा और मैं उन्हें हमारे अतीत के बारे में कुछ भी बताए बिना बड़ा करूंगा। अनिका शर्मा बस अपने सामने बैठे इस बेवकूफ को देखती रही। कोई इतना छिछला कैसे हो सकता है? उनके पास दिमाग नहीं है कि वह ऐसे शब्द कह सकें। वह इसके बारे में उत्साहित महसूस कर सकें। उन्हें वास्तव में लगा होगा कि पिछली बार जब वे मिले थे तो उनके मीठी बातों वाले समझाने के बाद वह उनके पास लौट आएगी। वैसे भी वह उनसे निराश होंगे। उनकी सभी उम्मीदें टूट जाएंगी और वह उन्हें उनके दयनीय जीवन में पहली बार सीधा सोचने पर मजबूर कर देगी। अनिका शर्मा ने उनके शब्दों को दोहराया। अगर मैं तुम्हें सही समझती हूँ तो तुम चाहते हो कि मेरा मतलब है कि मैं और तुम मेरी बहन रिया शर्मा से तलाक के बाद अब हम शादी कर लें, है ना? और मेरे बच्चों को तुम मुझे और बच्चों को स्वीकार करने और उनका पिता बनने के लिए तैयार हो। उन्हें अपना मानकर बड़ा करो और हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। विवान सिंघानिया खुशी खुशी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल। अनिका शर्मा ने सटीक रूप से समझ लिया था कि वह उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमेशा उन्हें बुद्धिमान और समझदार माना था। अनिका शर्मा उन्हें अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए घूर कर देखती रही। उन्होंने दांत भींचकर सिसकारी ली और नथने फुलाए। अनिका शर्मा ने जोर से कहा और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई और अपने हाथ में पेन घुमाया। मैं समझ गई। विवान सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए अनिका शर्मा को देखा और उन्हें आंख मारी। तो तुम क्या कहती हो स्वीट हार्ट? अनिका की असंतोष उनके पूरे चेहरे पर लिखा था। स्वीट हार्ट? अब वह अचानक विवान सिंघानिया के लिए स्वीट हार्ट बन गई है। ऐसा मतलब ही आदमी जिसका कोई जमीन नहीं है, वह बड़ी बहन से शादी कर सकता है, उसे तलाक दे सकता है और छोटी से शादी कर सकता है। कुछ सालों के बाद तुम छोटी बहन को तलाक देते हो और उस बड़ी बहन से शादी करने के लिए लौट आते हो जिसे तुमने कभी तलाक दिया था। किसी की सोच इतनी सीधी कैसे हो सकती है? अनिका शर्मा गर्जी, तुम एक बेवकूफ हो विवान सिंघानिया। विवान सिंघानिया का उल्लास और अहंकारी मुस्कान क्षण भर में लुप्त हो गई। क्या अनिका शर्मा ने अभी उन्हें मूर्ख कहा था? अनिका की वाणी में विस्फोटक ऊर्जा थी। क्या श्री मानिक शर्मा ने अपनी पुत्रियों को इसलिए जन्म दिया था कि तुम उन्हें वैसे बदल सको जैसे अपने अंतर्वस्त्र बदलते हो? क्या तुम में जरा भी मानवता शेष है? तुमने मेरे विश्वास को ध्वस्त किया और मेरे ही परिवार के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। झूठ और साजिश के दम पर मुझे तलाक दिया ताकि तुम अपनी प्रेमिका के साथ रह सको। तुमने हमारे विवाहित जीवन के दौरान मेरी बहन रिया शर्मा के साथ संबंध बनाए और अब उसे तलाक देकर मुझसे विवाह करने वापस आ गए। क्या तुम जन्म से ही मूर्ख थे या तुमने मूर्खता अर्जित की है? अब कभी मेरे सामने आकर अर्थहीन बातें मत करना। अगली बार अगर मैंने तुम्हें अपने कार्यालय में देखा तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। और मेरे बच्चों की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वे अपने पिता के साथ हैं और मैं अपने बच्चों के पिता के गहरे प्रेम में हूँ। हम एक संबंध में हैं। इसलिए दिन में सपने देखना बंद करो और अब हमें महल बनाना छोड़ दो। अनिका ने आक्रोश से विवान को लताड़ा। विवान सिंघानिया की दशा बारिश में भीगी मुर्गी के समान हो गई। वह कमजोर पड़ गए। वह वहीं बैठकर अनिका शर्मा के शब्दों का विश्लेषण करते रहे। उनके कथन का भार इतना अधिक था कि उसे एक बार में पचाना उनके लिए असंभव था। अनिका शर्मा की आवाज में गड़गड़ाहट थी। अब बाहर निकलो, मुझे काम है। विवान दबे पांव उठे और शत्रुता भरी नजरों से अनिका को घूरने लगे। अनिका ने भी भयंकर क्रोध से उन्हें देखा। उनका मन हुआ कि वह गला घोटकर उन्हें मौत के घाट उतार दे। ऐसा निकम्मा व्यक्ति। अनिका ने खड़े होकर दरवाजे की ओर इशारा किया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो चुके थे। दरवाजा। विवान सिंघानिया दरवाजे की ओर बढ़े और लगभग उसे खोलने ही वाले थे कि वह पलटे और अनिका शर्मा को घूर कर देखा। विवान ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, नहीं, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम्हारे उन बच्चों का पिता एक तुच्छ व्यक्ति
एक अपराधी, एक तुच्छ व्यक्ति है। मैं तुम्हें उन्हें एक योग्य पिता देने का सुनहरा अवसर दे रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम एक तुच्छ व्यक्ति के प्यार में हो। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ कि तुम मेरे अनुरोध को स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हें पूरे इंटरनेट पर बदनाम कर दूंगा। विमान ने मंद मुस्कान के साथ धमकी दी। अनिका शर्मा मुस्कुराई। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि तुम ऐसा करने का प्रयास करो और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। विमान सिंघानिया, तुम्हारी धमकियां मेरे सामने खोखली और भारीन है। विमान ने अहंकार से घोषणा की। जब तक मैं समाप्त घोषित ना करूं, यह समाप्त नहीं होगा। अनिका शर्मा ने भी गर्जना की। अब मैं इस खेल की मालकिन हूँ और अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो खेलते हैं। विमान सिंघानिया ने सिर हिलाया और उनके कार्यालय से बाहर निकल गया। वह क्रोध और अनिका शर्मा के प्रति गहरी नाखुशी से उबलते हुए कंपनी से तेजी से बाहर निकल पड़े। उन्होंने उनके साथ कोमलता से व्यवहार किया था और उन्होंने उनके सामने घमंडी बनने की धृष्टता की। वह उन्हें सही सबक सिखाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा को कीचड़ में मिला देंगे। वह बैठकर देखेंगे कि कौन बाद में गिड़गिड़ाता हुआ और भीख मांगता हुआ उनके पास आता है। वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में वापस लेंगे, चाहे वह स्वेच्छा से सहमत हो या उन्हें बैल की तरह विवाद में घसीटा जाए। अनिका शर्मा को लगा जैसे वह खून की उल्टी कर देगी। क्या ऐसे व्यक्ति में उन्हें फिर से धमकाने की हिम्मत है? उन्होंने एक बार उनके वकील के माध्यम से उनकी मां के कारण उन्हें तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी, लेकिन अब वह अप्रचलित तरीका उन पर फिर से काम नहीं करने वाला था। धमकियां अब उनकी इच्छा शक्ति पर प्रभाव नहीं डाल सकती थी। वह इस मामले को संभालने के लिए अर्जुन ओबराय को सौंप देगी। विमान सिंघानिया एक ऐसा सबक सीखेंगे जिसे वह जल्दी में कभी नहीं भूलेंगे। रिकॉर्डिंग को रोकने के बाद वह इसे अर्जुन ओबराय को भेजने वाली थी, लेकिन उनका फोन बंद था। उन्होंने और इंतजार करने का फैसला किया। उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मन को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया। उसी सुबह श्रीमती आरती हुड्डा अपने दैनिक कार्यों में लगी थी और ग्रैंड नैनी पर सतर्क नजर रख रही थी कि वह सुबह की गतिविधियों को कब समाप्त करेगी और दिन के लिए अपने निजी कक्ष में विश्राम करेंगी। ग्रैंड नैनी अपने 60 के दशक के उत्तरार्ध में थी, जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक अनाथालय की सेवा की थी। अनाथालय से गुजरे लगभग सभी बच्चे उन्हें जानते थे और इसी कारण उन्हें ग्रैंड नैनी की पदवी प्राप्त हुई थी। उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया था और उनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने अनाथालय को अपना निवास बना लिया था और सभी बच्चों को अपना पोता पोती मानती थी। हर निदेशक और मैट्रन अपनी सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन नैनी उनके जाने के बाद भी सदैव वहीं रहती थी। उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका समस्त जीवन अनाथालय में ही व्यतीत हुआ था। कुछ कहते थे कि वह स्वयं एक अनाथ थी और उन्होंने कभी परिवार का स्नेह और साथ नहीं जाना। कुछ का मानना था कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया था और अनाथालय में ही अपना अंतिम श्वास लेने का फैसला किया था। लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता सकता था कि कहानी क्या थी। यह सब केवल कल्पनाएं थीं। जैसे ही आरती हुड्डा ने देखा कि ग्रैंड नैनी अपने कक्ष में विश्राम के लिए चली गई हैं, वह चुपचाप उनसे मिलने गई। ग्रैंड नैनी उन्हें अपने कक्ष में आया देखकर प्रसन्न हुई। वह आरती हुड्डा पर मुस्कुराई। उनके होठों के बीच का अंतर दिखाई दे रहा था। वह निश्चित रूप से अपने शुरुआती दिनों में एक अत्यंत सुंदर महिला रही होंगी। उन्होंने आरती हुड्डा को एक कप चाय की पेशकश की और पुराने सोफे पर बैठकर उनसे बातचीत की। थोड़ी देर बात करने के बाद आरती हुड्डा ने उनसे पूछा कि क्या वह उस विशेष वर्ष अनाथालय में थी। ग्रैंड नैनी तेजी से हंसी और तुरंत सामान हो गई। उन्होंने कहा कि वह तब से अनाथालय में थी जब से यह स्थापित हुआ था। आरती हुड्डा मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि वह उन्हें उस वर्ष 1 महीने की उम्र में अनाथालय में लाए गए एक निश्चित लड़के के बारे में वह सब कुछ बताएं जो वह जानती हैं। उन्होंने उन्हें उस समय अनाथालय की मैट्रिन और निदेशक का नाम बताया। वह अभी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ग्रैंड नैनी ने अपनी उंगली उनके होठों पर रखी और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। ग्रैंड नैनी ने पूछा, और धीरे से बात करो मेरी प्रिय। दीवारों के भी कान होते हैं और हर जगह आंखें होती हैं। मैं उस लड़के के बारे में कुछ बातें जानती हूँ, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो प्रिय? आरती हुड्डा ने फुसफुसाहट में जवाब दिया और कहा कि एक मित्र उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी चाहती है, लेकिन उन्होंने सावधानी बरती है कि यह जांच जैसा ना हो लगे। ग्रैंड नैनी ने जोर से आह भरी। उन्हें नहीं पता था कि आरती हुड्डा ने उनसे जो पूछा था उसके बारे में क्या कहें। उन्होंने उनसे पहले कभी कोई सवाल नहीं पूछा था
ये पहला मौका था और वह उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी। ग्रैंड नैनी ने अनुरोध किया, मुझे वचन दो कि तुम ये जानकारी किसी गलत व्यक्ति को नहीं बताओगी और तुम कभी नहीं कहोगी कि मैंने तुम्हें बताया है। आरती हुड्डा ने कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ ग्रैंड नैनी। जब रूपा में डॉक्टर लैंड्रे को कॉल करने का साहस आया, तब लगभग दोपहर होने वाला था। उस समय डॉक्टर लैंड्रे आतुरता से आशा कर रहे थे कि श्रीमती आरती हुड्डा उन्हें जल्द ही एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगी। डॉक्टर लैंड्रे का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने कॉलर आईडी देखी और जाना कि कौन कॉल कर रहा है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वह कॉल कर रही है क्योंकि अनिका शर्मा ने जानबूझकर उन्हें कॉल करने का निर्देश दिया होगा। यह दूसरी बार बजा और उन्होंने फ़ोन उठाया और मौन रहे। रूपा दूसरी तरफ चुप रही जब तक कि डॉक्टर लैंडे ने पूछा, क्या है? रूपा ने विनम्र और मधुर आवाज में पूछा, नमस्ते डॉक्टर लैंड्रे, आप आज कैसे हैं? डॉक्टर लैंडे ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और आगे कुछ नहीं कहा। रूपा ने कहा, मैं सोच रही थी कि क्या तुम व्यस्त नहीं होगे ताकि हम साथ में दोपहर का भोजन करें। डॉक्टर लैंड्रे हंस पड़े। साथ में दोपहर का भोजन करना? उन्होंने पूछा, किस प्रयोजन से? उन्हें समझ नहीं आया कि वह उनके साथ दोपहर का भोजन करने क्यों जाएंगे। अगर वह किसी और के साथ होती तो यह बोधगम्य था, लेकिन वो दोनों नहीं, वैसा दोबारा नहीं चाहते थे। रूपा स्पष्ट थी, मैं चाहती हूँ कि हम बातचीत करें और अपने बीच की बातों को सुलझाएं। मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, डॉक्टर लैंडे ने घोषणा की। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई द्वेष नहीं है रूपा, लेकिन हमारा संबंध समाप्त हो चुका है और मेरी स्मृति में केवल हमारा अतीत शेष है। मैं किसी भी कारण से तुम्हारे साथ दोपहर का भोजन करने नहीं जा सकता। मैं अब तुम्हारे कॉल का जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें पहले सूचित नहीं किया है। मेरे सेल फोन नंबर पर पुनः कभी कॉल मत करना, अन्यथा मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। रूपा अबाक रह गई। डॉक्टर लैंडे उसे ऐसे कठोर शब्द कह सकते हैं? क्या उन्होंने उन्हें भयानक शब्द कहे थे? इसलिए उन्होंने उन्हें इस तरह से वापस भुगतान करने का फैसला किया। रूपा ने उन्हें याद दिलाया, ये तुम्हारी रूपा है डॉक्टर लैंड्रे, और बात वाले ने जवाब दिया, मेरे अतीत की रूपा, और कॉल कट कर दिया। रूपा ने कॉल समाप्त होने की आवाज़ सुनी और फ़ोन को अभी भी अपने कानों के पास धरे रही। क्या उन्होंने वास्तव में उन पर फ़ोन काट दिया? डॉक्टर लैंड्रे ने जैसे कोई अंडों से भरी टोकरी को उठा रहा हो। रूपा ने धीरे से अपना हाथ अपनी ओर नीचे किया। ये वास्तव में उनके बीच समाप्त हो गया है। उनके आंसू नए सिरे से बहने लगे। उन्होंने उन्हें खो दिया है। उन्होंने डॉक्टर लैंड्रे को खो दिया है। वह उनसे गहराई से और उत्कृष्टता से प्रेम करने लगी थी। वह उन्हें बस यूं ही कैसे खो सकती है? वह सिसकने लगी। वह उनके बिना कैसे रह सकती है? वह कहाँ से प्रारंभ करेगी? वह उनके लिए अपनी वर्तमान भावनाओं पर कैसे विजय कर सकती है? वह उनसे प्रेम करती है। अर्जुन ओबराय का आगमन हुआ और वह सीधे ओबराय ग्रुप के मुख्यालय पहुंचे। कार्य समय समाप्त होने में अब केवल 1 घंटा शेष था। उन्होंने अनीका शर्मा को अपने आने की सूचना नहीं दी थी क्योंकि वह उन्हें अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य देना चाहते थे। उन्होंने अपने गोपनीय कंप्यूटर पर लंबित कार्यों पर एक त्वरित दृष्टि डाली। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जिन पर केवल प्रेसिडेंट के रूप में उनके हस्ताक्षर आवश्यक थे, ऐसे दस्तावेज जिन्हें जूलिया ओबराय नहीं छूते थे। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया और जूलिया ने गोपनीय प्रणाली पर उनकी उपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाई वापस आ चुके हैं। अर्जुन का स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहा है। वह कभी कभी यात्रा पर जाते और आपको पता चलने से पहले ही लौट आते थे। इसके अलावा अगले दिन ओबराय परिवार का पारिवारिक मिलन समारोह था। उनके चाचा श्री प्रकाश ओबराय, जिन्हें आमतौर पर कानून के जादूगर कहा जाता है, ने उन्हें सूचित किया था कि वह अपने परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। पिछले 1 वर्ष वह एक मामले की पैरवी के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, इसीलिए अनुपस्थित थे। केवल उनकी पत्नी और बेटी ने भाग लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उनके भाई उस दिन लौट आएंगे। यदि वह वहाँ नहीं होते तो यह पारंपरिक मेला आयोजित नहीं होता। जूलिया खड़े हुए और सीधे प्रेसिडेंट के कार्यालय की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा भीतर धकेला और अर्जुन को कंप्यूटर पर गहन रूप से कार्य करते देखा। अर्जुन ने सिर नहीं उठाया, पर जानते थे कि वह व्यक्ति जूलिया ही होगा। केवल वह और अनीका शर्मा ही बिना दरवाजा खटखटाए उनके कक्ष में आ सकते थे। क्योंकि अनीका को उनकी वापसी का पता नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से आने वाला व्यक्ति जूलिया ही होना था। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है बड़े भाई, और उनकी मेज के सामने बैठने चला गया।
अपने भाई को वापस देखकर वह प्रसन्न था। अगर अर्जुन आसपास होते तो इसका मतलब था कि उन्हें कम काम करना पड़ेगा और मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से खुश थे क्योंकि उनके वकील ने उन्हें फ़ोन किया था। वकील ने बताया कि रीता ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका सीधा अर्थ था कि वह फिर से एक कुंवारा और स्वतंत्र पुरुष बन गए थे। रीता उनके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गई थी। बाहर की दुनिया यही मानेगी कि वे एक जोड़ा है, लेकिन उन दोनों के बीच वे जानते थे कि वे केवल एक ही आवाज़ साझा करने वाले साथी हैं। अर्जुन ओबराय ने सिर उठाया, मुस्कुराया और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में जूलिया ने कंपनी को सफलतापूर्वक संभाला है, जो उनकी गंभीरता का प्रतीक था। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या जनसंपर्क विभाग से आने वाली चुनौतियों के अलावा कोई अन्य समस्याएं थीं। जूलिया ने यथोचित उत्तर दिया और दोनों भाई बातें करते रहे और हंसे। एक सप्ताह और कुछ दिन के बाद एक दूसरे से मिलकर वे स्पष्ट रूप से आनंदित थे। जूलिया ने पूछा कि क्या अनिका शर्मा को पता है कि वह वापस आ गए हैं, और अर्जुन ने नहीं कहा। अगर उन्हें पता होता तो वह दौड़ती हुई उनके कार्यालय में आ गई होती। जूलिया खड़ा हुआ और कहा कि वह अपनी दोस्त को सूचित करने जा रहा है। काम समाप्त होने में बस कुछ ही मिनट शेष थे और अनिका शर्मा ने अपना काम समाप्त और व्यवस्थित कर लिया होगा। अर्जुन ओबराय ने कंधे उचकाए। उन्होंने जूलिया को उत्साह से अपने कार्यालय से बाहर जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि उस दिन जूलिया को इतना प्रसन्न किस चीज ने किया है। खासकर रीता और गर्भावस्था के मुद्दे के बाद उन्हें अपने भाई का यह खुशमिजाज अंदाज देखे हुए काफी समय हो गया था। वह प्रसन्न थे। उन्हें अपना भाई वापस मिल गया था। जूलिया की अकेली जीवन शैली और उनके साथ अपने संबंध से सहज नहीं थे, लेकिन उन्हें वही करना पड़ा जो उन्हें ओबराय परिवार के हर सदस्य के लिए उचित लगा। अनिका शर्मा खड़ी थी और जाने के लिए अपना बैग उठा रही थी। तभी जूलिया मुस्कुराते हुए उनके कार्यालय में चले आए। जूलिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें भाभी कहकर पुकारा। नमस्ते भाभी, अनिका शर्मा ने आंखें सिकोड़ी। उन्हें इस उपाधि से पुकारे हुए काफी समय हो गया था। इसके अलावा वह उस दिन प्रसन्न और उत्साहित दिख रहे थे। क्या उन्होंने कोई ठेका जीता है या कुछ और? अनिका शर्मा ने जवाब में मुस्कुराया। जूलिया हाय। उन्होंने अपने होंठ खोले और अपनी मुस्कान को और अधिक विस्तृत किया। जूलिया ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है, लेकिन तुम्हें अनुमान लगाना होगा। उन्होंने चलते हुए अपनी बाहें उसके कंधे के चारों ओर डाल दी। अनिका शर्मा का माथा खाली हो गया। उनके पास उनके लिए अच्छी खबर है, और फिर भी वह चाहते हैं कि वह अनुमान लगाए। चूंकि खबर अच्छी थी तो अनुमान लगाना कठिन था। अनिका शर्मा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम सीधे बता दो। जहाँ तक अनुमान लगाने की बात है, हाँ, मैं अभी कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। जूलिया का हाथ उसके कंधे पर था और वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। अर्जुन के अलावा उन्हें कोई और पुरुष याद नहीं था जिसने उन्हें इतना करीब से स्पर्श किया हो। जूलिया ने घोषणा की, ठीक है, चूंकि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। प्रेसिडेंट ओबराय, मेरे बड़े भाई अर्जुन वापस आ गए हैं और अपने कार्यालय में हैं। अनिका शर्मा ने जूलिया को हटाया और मुंह खोलकर उन्हें घूर कर देखा। यह असत्य है जूलिया, उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया। जूलिया ने जवाब दिया, सत्य है, पूर्णतः सत्य है। और अनिका शर्मा ने अपना बैग उठाया और अपने कार्यालय से तेजी से बाहर निकल गईं। जूलिया ने देखा और हैरान रह गया। क्या वह अपना कार्यालय ठीक से बंद नहीं करेंगी? वह बाहर निकल गया और अपनी उंगली के निशान से उसे बंद कर दिया। अनिका शर्मा प्रेसिडेंट के केबिन में शुरुआत में दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन हाल ही में उन्हें भी दरवाजे तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी, जिससे वे तीन ही थे जो दरवाजे को लॉक और अनलॉक कर सकते थे। अनिका शर्मा ने खटखटाया नहीं, बल्कि दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। खिड़की के पास उनका आकर्षण, उनकी प्रेरणा और उनके प्रियतम खड़े थे। अर्जुन ओबराय फोन पर थे। उन्होंने दरवाजे की ओर अपनी पीठ कर रखी थी और फोन पर किसी बात को समझा रहे थे, जबकि उनका दायां हाथ किसी चीज का संकेत दे रहा था। अनिका शर्मा बस वहीं खड़ी रही और उन्हें उनकी पीठ की तरफ से देखती रही। वह मनमोहक लग रहे थे। भले ही उनका मुख न दिख रहा हो, काले सूट में उनका कद उन्हें अत्यंत आकर्षक बना रहा था। उन्हें उस रात उनसे प्रेम करना कैसा लगेगा, यह महसूस हुआ। उन्हें पहल करनी होगी। उन्होंने उन्हें बहुत याद किया था और केवल इसी तरह से वह उनकी उपस्थिति को सर्वाधिक महसूस कर सकती थी। उन्होंने अपना बैग सोफे पर रखा और दौड़कर पीछे से उन्हें गले लगा लिया। उनकी बाहें उनकी कमर के चारों ओर कस गईं और अर्जुन ओबराय मुस्कुराए।
जब दरवाज़ा खुला तो वह जानते थे कि वह अनिका शर्मा ही है। उन्होंने अपनी बाँह उसकी गुथी हुई उँगलियों पर रखी जो उनकी कमर के चारों ओर थी। अर्जुन ओबराय ने निष्कर्ष निकाला और फ़ोन काट दिया। तुम्हें किसी और समय कॉल करूँगा। उन्होंने फ़ोन सोफे पर फेंक दिया और मुस्कुराए। अपने दोनों हाथ उनके हाथों पर रखे। अनिका शर्मा ने अपना सिर उनकी पीठ पर रखा और उनके शरीर की सुगंध को महसूस किया। कई दिन बीत चुके थे लेकिन उन्हें यह महीनों जैसा लगा। वह फिर से उनके पास लौट आए हैं। अर्जुन ओबराय ने धीरे से उनके हाथों को अलग किया और उनकी ओर मुंह किया। उन्होंने अपना सिर उठाया और उन्हें देखा जबकि वह उनके सामने ऊंचाई पर खड़े थे। वे दोनों खड़े रहे, एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखते रहे। उन आंखों में गहरा प्रेम था। यह भावना उत्कृष्ट थी और एक दूसरे से एक शब्द भी न कहने के बावजूद प्रेम का संदेश पहले ही प्रसारित हो रहा था। अर्जुन मुस्कुराए लेकिन अनीका की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। वह उमड़ती भावनाओं, उस एहसास, अपने अंदर सर्जिंग उत्साह को संभाल नहीं पाई। अर्जुन ओबराय ने इसे देखा और एक फुसफुसाहट की तरह उन्होंने कहा, मेरा प्यार, और उन्हें कसकर अपनी ओर थाम लिया। अनिका शर्मा ने भी उन्हें दृढ़ता से थाम लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह उनके आलिंगन में विलय होकर सीधे उनके भीतर समा जाएंगी। अनिका शर्मा की बाड़ी प्रेम से रुंध गई। मैंने आपको बहुत याद किया प्रिय। अर्जुन ओबराय ने गहनता से स्वीकार किया। मैंने तुम्हें, बच्चों को और हमारे साथ बिताए हर पल को उससे भी अधिक याद किया है। उन्होंने धीरे से उन्हें मुक्त किया और उनकी रसभरी अधरों पर उनकी निगाहें स्थिर हो गईं। उन्होंने नरमी से अपने होंठ उनके होंठों से स्पर्श किए। वह उन्हें चुंबन देने के लिए उनकी इच्छा से भी अत्यधिक उत्सुक थी। अर्जुन ओबराय ने उनकी कमर को अपने शरीर से सटाकर पकड़ा और उन्हें माधुर्य से चूमा, जबकि उन्होंने अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। अनिका शर्मा ने महसूस किया कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ चुंबन करने में अपूर्व आनंद होता है। चुंबन आरंभ में कोमल था, परंतु दो भूखे प्रेमियों की भांति यह ज्वलंत हो उठा। ठीक इसी तीव्र और जुनूनी क्षण में, जब दोनों इस कृत्य में पूरी तरह खोए हुए थे, जूलिया ओबराय को लगा कि उन्हें अपने भाई के कार्यालय में पुनः जाना चाहिए। उन्होंने दरवाजा धकेला और उनके सामने का दृश्य देखकर वह ठिठक गए। उन्होंने उन्हें संक्षेप में देखा और मुस्कुराए। वह मुड़ने और बाहर निकलने ही वाले थे कि अनिका झटके से पीछे हट गई। जूलिया द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर वह शर्मिंदा थी। उन्हें संकोच महसूस हो रहा था, लेकिन उनके होंठ भरे हुए लग रहे थे और अर्जुन के होंठ थोड़े अधिक गुलाबी। अर्जुन ओबराय ने अनिका शर्मा को जाने दिया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए टिप्पणी की, अजीब समय पर आगमन। जूलिया ओबराय अपने भीतर के मनोरंजन को छिपा नहीं पाए। यह प्रशंसनीय था कि एक महिला उनके भाई के हृदय का ताला खोलने और उन्हें इतना रोमांटिक तथा मधुर बनाने में सफल रही थी। जूलिया ने क्षमा मांगी। माफ करना, मेरा इरादा बाधा डालने का नहीं था। वह करीब गए और अनिका शर्मा की बगल में सोफे पर बैठ गए। अनिका शर्मा मुस्कुराई और जूलिया भी मुस्कुराए। वह खड़े हुए और घोषणा की कि वह जा रहे हैं। वह बाहर निकले और अर्जुन ओबराय ने अपनी मेज से रिमोट लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अनिका शर्मा खड़ी हुई और उनकी जांघों पर बैठ गई। उन्होंने अर्जुन के बालों को पीछे से सहलाया। वह कंप्यूटर को घूर रहे थे और उनका ध्यान बटा हुआ था। अनिका ने उन्हें अपनी ओर मुख करने के लिए विवश किया और उन्होंने फिर से चुंबन शुरू कर दिया। अर्जुन का शरीर तप्त था। उसकी इच्छा प्रज्वलित हो चुकी थी और हमेशा की तरह वह इसे नियंत्रित करने का भरकस प्रयास कर रहे थे। वह पीछे हट गए और गहरी आह भरी। अर्जुन ओबराय ने शांत स्वर में अनुरोध किया, समझदार बनो और सोफे पर मेरा इंतजार करो। मैं जल्दी कार्य समाप्त कर दूंगा ताकि हम घर जा सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर गिरी एक बालों की लट को पीछे किया। अनिका शर्मा ने पूछा, क्या मैं विचलित कर रही हूँ? अर्जुन ओबराय ने अपनी आंखों के बीच की मांसपेशियों को दबाया और घोषणा की, कुछ हद तक। केवल ईश्वर जानता था कि वह कितने तनावग्रस्त थे। अनिका शर्मा ने अपने होंठ फुलाए। वह अर्जुन ओबराय की बात से असंतुष्टि का अभिनय कर रही थी। वह जानते थे कि उनकी बात से वह खुश नहीं थी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। अनिका शर्मा ने अपना हाथ तेजी से पीछे झटक दिया, लेकिन जितनी तेजी से उन्होंने ऐसा किया उतनी ही शीघ्रता से उन्होंने हाथ को फिर से वहीं स्थापित कर दिया। अर्जुन ओबराय उन्हें मना रहे थे। मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा ताकि हम घर जा सकें। सोफे पर प्रतीक्षा करो। अनिका शर्मा मुस्कुराई। खड़े होकर सोफे पर जाने के बजाय उन्होंने खुद को उसकी जांघों पर स्थिर कर लिया। यही वह क्षण था जो वह चाहती थी। वह तत्काल इस अवसर को पकड़ लेगी और आगे बढ़ जाएगी। अनिका शर्मा ने सावधानी को त्यागते हुए अनुरोध किया, आप जानते हैं, पहले मुझे अनुभव नहीं था,
और ना ही मुझे पता था कि प्रेम करना कैसा होता है। मैं इसे अभी चाहती हूँ। अर्जुन ओबराय खुद को अनिका शर्मा को घूरने से रोक नहीं पाए। वह स्पष्ट रूप से उनसे शारीरिक संबंध की मांग कर रही थी। ऐसा लगा कि वह वही करने वाले हैं जिसकी लालसा वह उनके साथ करने के लिए लंबे समय से कर रहे थे। अर्जुन ने दोबारा सुनिश्चित करने के लिए पूछा, क्या तुम्हें निश्चित रूप से यकीन है कि तुम इसके लिए तैयार हो? अनिका शर्मा ने फिर से मांग की। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करो। अर्जुन ओबराय ने उन्हें अपना कथन पूरा नहीं करने दिया। उन्होंने उन्हें कसकर पकड़ा और उन्हें उन्माद से चुम्बन देना शुरू कर दिया। उनकी सभी भावनाएं मुक्त हो गईं। उनकी ज्वलंत इच्छा उस बंधन से भाग निकली थी जिसमें उन्होंने उसे इतने समय से कैद रखा था। चुंबन अग्नि के समान तप्त था और धीरे धीरे वह अनिका शर्मा के साथ खड़े हो गए और बात बाली उनकी कमीज के बटन खोल रही थी। यह शीघ्रता से हुआ। उनका सूट उतर चुका था और उनकी कमीज पूरी तरह खुली हुई थी, जिससे उनका रोमस धड़ प्रकट हो गया। अनिका शर्मा को पता नहीं चला कि वे उनके विश्राम कक्ष में कैसे और कब पहुंचे, लेकिन कपड़ों के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। यह उनकी पोशाक थी जो फट गई थी। जब तक अर्जुन ओबराय ने उन्हें अपने विश्राम कक्ष के बिस्तर पर रखा, तब तक उनके शरीर पर केवल उनकी नीली पैंटी और ब्रा बची थी। उन्होंने उनके होंठ को फिर से चुंबन देते हुए अपनी उंगलियां अनिका शर्मा के साथ मूती। अनिका शर्मा उनके आगमन का इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने अंतिम बार पूछा, क्या तुम्हें निश्चित रूप से यकीन है कि तुम मेरे लिए तैयार हो? और अनिका शर्मा ने सिर हिलाया। अनिका ने जब अर्जुन को महसूस किया तो वह सहमी और उनके कंधों को कसकर पकड़ लिया। यह निश्चित रूप से उनकी पहली बार नहीं था, लेकिन यह उनका पहला वास्तविक अनुभव था और उन्हें एक अल्प पीड़ा का एहसास हुआ। अनिका शर्मा मुस्कुराई और अर्जुन ने उसके माथे को चूमा। अर्जुन ने टिप्पणी की, तुम बहुत मधुर हो मेरा प्यार, और उनके बगल में लेटने से पहले अपने होठ से धीरे से उनके होठों को छुआ। अनिका ने बुदबुदाया, तुम परिपूर्ण हो प्रिय। अर्जुन ओबराय मुस्कुराए और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उन्हें वह साल याद आया। उन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि वह बरसों तक फिर से ऐसा नहीं करेंगे, सिवाय उनके साथ। आज वह उनकी स्त्री बन गई थी और केवल उनकी। वह पहले से ही उनसे प्रेम करते हैं और वे शरीर और आत्मा से बन गए हैं। उन्हें केवल उनके साथ सार्वजनिक रूप से सामने आना है और विवाह करना है। उन्होंने उन्हें संक्षेप में चूमा और खड़े हो गए। वह स्नान घर में गए और जल्दी से स्नान किया। वह अपनी कमर के चारों ओर एक तौलिया लपेटे बाहर निकले। उन्होंने वस्त्रों की अलमारी से दूसरे कपड़े निकाले। वहाँ के कपड़े उतने नहीं थे जितने उनके बंगले में उनकी अलमारी में थे, लेकिन वे एक सामान्य व्यक्ति के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने एक कमीज और पैंट पहनी और कार्यालय में गए। उन्होंने अपना फ़ोन लिया और अपने सहायक करण मेहरा को एक संदेश भेजा। जब तक वह विश्राम कक्ष में लौटे, अनिका शर्मा स्नान कर रही थी। वह दर्पण के सामने खड़े हुए और अपने बाल कंघी किए। अनिका शर्मा अपनी छाती के चारों ओर एक तौलिया लपेटे बाहर निकली। उनके बाल टपकते हुए गीले थे। अर्जुन ने उन पर नजर डाली और उनकी गर्दन के पास एक गहरा प्रेम चिन्ह देखा। वह मुस्कुराए। उन्होंने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें दर्पण के सामने बैठने के लिए खींचा। उन्होंने दराज खोली और एक हेयर ड्रायर बाहर निकाला। वह इस काम में बारीक लग रहे थे। अनिका शर्मा बस उन्हें दर्पण से घूर रही थी, उन पर नजर डालते और मुस्कुराते। वह उनके बाल सुखाने में मदद कर रहे थे। अनिका शर्मा ने पूछा, क्या तुमने मेरे अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाया है? उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, नहीं, वह उनकी पहली थी, जैसे वह भी उनके पहले थे। उन्होंने केवल उनके साथ प्यार किया था और किसी के साथ नहीं। अनिका शर्मा शांत हो गई। उन्होंने उन्हें दर्पण से घूर कर देखा। उन्होंने अनदेखा करने का ढोंग किया कि वह उन्हें घूर रही है और उनके बाल सुखाना समाप्त कर दिया। उन्होंने एक बार सुना था कि उन्होंने कहा था कि वह उनकी पहली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने तब से किसी और के साथ संबंध नहीं बनाए हैं। वह अपने भाई से इतना अलग क्यों है? जूलिया ने एक बार कहा कि वह कुछ दिनों तक किसी महिला के बिना नहीं रह सकते, लेकिन अर्जुन इतने सालों से उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। अर्जुन ओबराय ने हेयर ड्रायर को उसकी जगह पर रखने के बाद कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पोशाक लाऊंगा। वह विश्राम कक्ष से बाहर निकले और जल्दी उसके लिए विभिन्न प्रकार की पोशाकों के साथ वापस आए। अर्जुन ओबराय ने निर्देश दिया, एक चुनो और बाकी को अलमारी में रख दो। वह वापस कार्यालय में गए और अपना काम तेजी से समाप्त किया और कंप्यूटर बंद कर दिया। अनिका शर्मा ने एक नई पोशाक पहनी और जल्दी ही बाहर आई। अर्जुन ओबराय अनावश्यक बातें कम करते थे।
उन्होंने कंप्यूटर बंद कर दिया और चलकर आए। अनिका शर्मा को सोफे से उठा लिया। उन्होंने उनकी कमर कसकर पकड़ी और उनकी जांच भरी नज़र ने देखा। अर्जुन ओबराय ने प्रशंसा की। तुम सदैव सुंदर लगती हो। वह जो भी पोशाक पहनती थी वह भव्य लगती थी। अनिका शर्मा ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद मेरे प्रिय राजकुमार। उन्होंने अपना बैग उठाया और जूलिया ने अपना फ़ोन लिया और वे एक साथ कार्यालय से बाहर निकल गए। पूरी कंपनी वीरान थी। उन्होंने लिफ्ट ली और देखा कि सब कुछ पहले से ही अंधेरा था। अर्जुन ओबराय ने अनिका शर्मा के लिए दरवाज़ा खोला ताकि वह अंदर जा सके। इससे पहले कि वह स्टीयरिंग के पीछे बैठ सकें, उन्होंने ड्राइवर को घर जाने के लिए कहा था। वह खुद गाड़ी चलाकर खुद को और अनिका शर्मा को घर ले जा रहे थे। जैसे ही वे अंदर आए, वह झुके और अनिका को चूमा। अर्जुन ओबराय ने चाबी को इग्निशन में डालने से पहले घोषणा की, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हें पूरी रात के लिए अपने पास रखूंगा। अनिका शर्मा हंस पड़ी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।